तो दर्शकों, पर्यटन के बाद सीधे हम जोड़ते हैं आपको हमारे मेहमान से, और हमारे बीच में मौजूद हैं अंकित सिंह, जो कि सदस्य हैं सहयोग समूह से, और इसी के साथ में हमारे बीच में है लक्ष्मण गुप्ता जी, जो कि लाभार्थी हैं। अंकित जी और लक्ष्मण जी, आप दोनों का स्वागत करते हैं। और इसी के साथ में शुरुआत अंकित जी आपसे करते हैं हम। आप सहयोग समूह के सदस्य हैं, लगातार आप कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और ब्लड डोनेशन को लेकर आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि सहयोग समूह किस तरीके से काम कर रहा है, ब्लड डोनेशन के अलावा वो और कौन से क्षेत्रों में काम कर रहा है? मैम, सहयोग समूह की वैसे हम बात करें स्थापना की तो ये हुआ था कोविड के दूसरे वेव में। जब कोविड का दूसरा वेव आया तब हमने देखा कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए, क्योंकि उस समय इतनी डिमांड हो चुकी थी कि पता नहीं चल पा रहा था और लोग डर भी रहे थे बाहर निकलने में। तो हमने रैंडम भोपाल के मित्रों ने मिलकर के ग्रुप बनाया और उसके बाद रेगुलर हम काम करते रहे। तो हमें देखने में ये आया कि जो पूरे देश भर के, प्रदेश भर के जो एक्टिव यूथ हैं, चूँकि मैं कई संस्थाओं के साथ भी काम करता हूँ, नेहरू युवा केंद्र संगठन हो गया या फिर NSS हो गए, इससे पहले भी मैं कई संस्थाओं के साथ काम करता था, तो सारे यूथ एक साथ जुड़े तो उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। और जब मदद करना शुरू किया तो हमारा जो ग्रुप था वो एक बड़ा ग्रुप बन गया, और इसके साथ साथ जो पूरे देश भर से केसेस आने लगे तो हमने उनका रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। मुझे अभी भी याद है कि जो पहला केस आया था हमारे पास वो आया था कश्मीर से, और इवन स्थिति जानते हैं कि कश्मीर की स्थिति क्या थी उस समय, जब बाइफर्केशन भी हुआ ही था और इंटरनेट की सुविधाएं भी नहीं थी। मैं पढ़ाता भी था ऑनलाइन, तो मेरे कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग प्रकार के थे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने ट्विटर पे दिव्य प्रकाश दुबे हैं, एक ऑथर हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, मैंने उनको मैसेज किया, क्योंकि वो भी यूपी से आते हैं और मैं भी यूपी से आता हूँ उस समय। और मैंने उनके कई किताबों का रिव्यू भी किया था। तो उन्होंने ट्विटर पे कुछ लिंक्स थे मुझे शेयर किया, और शेयर करके मुझे बताया कि इनसे आप डेटा को अच्छे से वेरीफाई करके जो जेन्युइन केसेस है उनके लिए आप मदद पहुंचा सकते हो। तो उस सहयोग समूह की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई थी, और फिर धीरे धीरे हम काम करते गए, लोग जुड़ते गए और मदद मतलब हम करते चले गए। और अब स्थिति ये है कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम अभी तक 2000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करा चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। और भोपाल में तो स्थिति ये है मैम कि जितने भी हॉस्पिटल से हमें जाना भी नहीं पड़ता है, एक मैसेज मात्र से और कॉल मात्र से वो ब्लड प्रोवाइड करा देते हैं। और बच्चे अब मैसेजेस करते हैं कि हमें ब्लड डोनेशन कराना है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, मैं यहाँ पर नहीं था, हालांकि मैं बाहर गया था, तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि भैया मुझे ब्लड डोनेशन करना है। और वो आए थे बैरागढ़ से, और तो मैंने बोला कि आप कहाँ पर हो? उन्होंने बोला कि मैं न्यू मार्केट के आसपास हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो, बंसल हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर डोनेशन कर दो, आप मेरा नाम बता देना, वो डोनेशन कर देंगे और आप वहाँ पर एंट्री कर देना। जब भी कोई केस आएगा तो हम उनको मैसेज कर देंगे, तो आपका ब्लड उचित व्यक्ति के पास पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ भरोसा है लोगों के प्रति और लोगों का हमारे प्रति और सहयोग समूह के प्रति। बहुत अच्छी बात है कि आप लगातार जिस तरीके से लोगों की जान बचा रहे हैं, वक्त पर उनको खून पहुंचाकर, कहते हैं ना कि रक्तदाता का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, एक बार ज़रूर करके देखिएगा। इसी के साथ में अंकित, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों की आपकी टीम है, आपके समूह में कितने लोग वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं लगातार फील्ड पे, और कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? मैम, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब यूथ हैं, मतलब सभी मतलब कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। तो हमने किसी के ऊपर कोई ऐसा कोई बर्डन नहीं किया, क्योंकि मैम सभी जानते हैं कि बच्चे जब होते हैं तो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनके पास कोई इनकम का मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो वो अपने पढ़ाई के साथ साथ जो भी समय मिलता है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। तो उसमें अगर मैं संख्या की बात करूँ, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लगभग 300 प्लस बच्चे हैं। और सोशल मीडिया पे भी हमारा पेज बहुत एक्टिवली काम करता है, जितने भी चैनल्स हैं हम काम करते हैं। मतलब अब हमें किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हम जीरो लेवल पे, कि अगर कोई गांव से किसी व्यक्ति का फ़ोन आया है तो हम उसको वेरीफाई करके हम काम करा सके। और हम किसी को कंपल्शन भी नहीं करते हैं कि आप कंपल्सरी काम करो, क्योंकि हमारे लिए पहली प्रायोरिटी एजुकेशन है। अगर व्यक्ति अच्छे से पढ़ लेगा तो वो चीज़ों को समझ पाएगा। और मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के ऊपर सबसे पहले फोकस किया। इसके बाद उसी पढ़ाई में मैंने लोगों की आवश्यकताओं को समझा, मैंने उसके छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं उनको समझा कि हाँ, इस व्यक्ति की ये नीड हो सकती है। ब्लड में भी क्या क्या नीड होती है, जैसे ब्लड में भी अलग अलग सेगमेंट आते हैं। अटेंडर जब भोपाल आता है ना या शहर में आता है तो उसको बस ये लगता है कि मेरा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, मेरा ही परिवार है जो सबसे बड़ा दुखी में है और बाकी सब नहीं है। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि परिवार के लोगों को समझ में नहीं आता कि रिक्वायरमेंट क्या है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि होल ब्लड क्या होता है, एसडीपी क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। वो बस बोलते हैं, फ़ोन मतलब नंबर मिल जाता है, फ़ोन लगा देते हैं और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के परेशान होना शुरू कर देते हैं।
तो हम पहले जब कॉल आता है तो काउंसलिंग करते हैं, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं कर लेता हूँ, या फिर हमारे टीम में जो लोग हैं उनसे बोल देते हैं कि आप उन्हें काउंसलिंग कर लो। कहीं हमारे टीम में ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजी की भी मतलब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका एक तरीके से एक्सपीरियंस भी हो जाता है कि हाँ कैसे लोगों से बात करनी है। तो इस तरीके से हम जो कुछ ऐसे हैं जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो उनसे बात बोलते हैं, तो वो टेक्निकली उनसे समझा देते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो इस तरीके से एक लोगों की जो यूथ है उसकी क्वालिटी का उपयोग करके हम कोशिश करते हैं कि जो मतलब अटेंडर आया है, परिवार आया है, उसको हम आसान कर सकें उसकी समस्याओं को। बिल्कुल अंकित, हमारे बीच में लक्ष्मण जी भी साथ में हैं और सहयोग समूह के लाभार्थी भी हैं, तो आपने किस तरीके से इनका लाभ किया वो तो हम जानेंगे, कैसे उनको लाभ पहुंचाया आपके समूह ने। लेकिन लक्ष्मण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सहयोग समूह से कैसे जुड़े और क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जब आपको जुड़ना पड़ा इनसे। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल पे ही आया था, मम्मी का ट्रीटमेंट चला था, तो उनको ट्रीटमेंट के टाइम ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। तो मैं भी पहले परेशान ही था, अपना तो नहीं दे पा रहा था, फिर भी किसी भी तरह सोशल मीडिया के थ्रू मैं इनसे ऐड हुआ, और या फिर ये कहूँ कि एक भैया थे वहाँ पे, उनके थ्रू मैं इनसे ऐड हुआ था। और फिर मैंने भी इनको कॉल करके मैंने अपनी जो भी बात थी मम्मी की या फिर हॉस्पिटल में जो भी परेशानी थी ब्लड को लेकर के, मैंने इनको बताया। इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे पास आए थे, जो भी परेशानी थी इन्होंने मेरा साथ दिया, ये बोल करके जो भी ब्लड की रिक्वायरमेंट्स होगी आप हमें बताइएगा, आप क्यों नहीं दे रहे हो, जो भी प्रॉब्लम होगा हमें बताइएगा। हमें अहम टाइम पे ब्लड का अरेंजमेंट जो भी होता भैया के थ्रू ही हुआ था। भैया स्वयं आए थे, हमें ब्लड भी दिए थे, और मम्मी के ट्रीटमेंट में फिर उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई थी। ये कितने समय पुरानी बात है? ये लगभग अभी तो प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 1 हफ्ते पहले भी मेरे को ज़रूरत पड़ी थी, तो भी मैं भैया से ही कांटेक्ट किया था। और इसके पहले की बात करूँ तो लगभग 1.5 साल पहले की भी बात है, तो उस टाइम पे भी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं परेशान था, यहाँ पे अकेले ही था, तो भैया के थ्रू ही मेरे को ब्लड का अरेंजमेंट हुआ था। बिल्कुल अंकित, ये तो लक्ष्मण की जो बात है ये तो वेरीफाई थी कि उनकी मदर को वाकई ज़रूरत थी ब्लड की और आपने उनको डोनेट कर दिया। लेकिन मैं ऑन ग्राउंड अगर बात करती हूँ, आपके पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो आप कैसे वेरीफाई करते हो कि उनको वाकई ज़रूरत है या सिर्फ ऐसे ही आपको कॉल वेरीफाई करने का सबसे बेस्ट मीडियम जो है वो है उनका ब्लड डिमांड लेटर, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल ब्लड डिमांड लेटर बनाता है, उसमें सारे जो भी कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होती है वो लिखा होता है। तो शुरुआत में जब हम भी गए, तो मैं जब ये सब चीज़ों को मैं कोविड के समय काम कर रहा था, तो हम तो उस समय 24/7 काम कर रहे थे, हमें ये नहीं पता होता था कि दिन 24 घंटे का ही होता है। तो हम जब काम कर रहे थे तो मतलब एक डॉक्टर ने मुझे कॉल किया, क्योंकि हम उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे, एक तरीके से कहूँ तो उन्हें खुशी भी हो रही थी कि यूथ काम कर रहे हैं इतनी बड़ी सिचुएशंस में। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि अंकित, जब आप काम कर रहे हो ना, तो आप भावनाओं में आकर के काम मत करो, क्योंकि मेडिकल फील्ड में कभी भी भावनाओं में आकर के काम नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ पर दृढ़ होना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कठोर भी होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों के आधार पे आपको काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कुछ मुझे पैरामीटर्स बताए कि जब भी कोई केसेस आता है तो उसके आधार पर इन सब चीज़ों को आप जज किया करो। तो फिर मैंने बोला सर क्या क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला है कि जब भी आपके पास कोई केस आता है उनसे आप ब्लड डिमांड लेटर मांगो, पहली बात। दूसरी बात ये पूछो कि वो कहाँ से आए हैं। अगर वो भोपाल से हैं तो डेफिनेटली बात है कि वो भोपाल से तो इतने उनके आसपास पड़ोस के लोग होते हैं, वो डोनेशन कर देंगे। और उन्होंने फिर तीसरी बात ये बोला कि अगर वो डोनेशन नहीं करते हैं तो ऐसे किस काम के दोस्त जो बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेशन के लिए आ जाते हैं और जब समस्या आती है तो वो नहीं आते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर बताया उन्होंने, और लेकिन यही बोला कि आप करो और फोकस उन पे करो जो बाहर से मतलब बाहर के शहर से आते हैं। तो प्रांशु की मैं बात बताऊँ मैम, तो प्रांशु जब इनका फ़ोन आया मेरे पास, तो किसी दोस्त के माध्यम से मैं गया था, ब्यावरा से एक बच्चा आया था, 13 साल का था वो, मुझे भी नाम याद आरडी से था उनके पिताजी का नाम। रोते हुए फ़ोन किया उन्होंने, तो मैं हमीदिया में गया था ब्लड डोनेशन करने, और उस समय कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ था। मैं गया था और मेरे साथ एक और मित्र गए थे, क्योंकि उनको 2 यूनिट की आवश्यकता थी। जब हम वहाँ पे गए थे तो ये बात हुई कि ब्लड बैंक से वो दे देंगे, और इनका फ़ोन आ गया क्योंकि वो JNCH में ब्लड नहीं था। तो मैं और प्रांशु, मतलब मैं और एक और जो मित्र थे साथ, उस समय जा कर के डोनेशन किया। और उस समय आई थिंक 19 साल के थे ये, और इनका वेट भी बहुत कम था। तो मैंने सबसे पहले इनको यही बोला कि आप डोनेशन क्यों नहीं कर रहे, तो इनका वेट करवाया तो इनका वजन कम था, हमने डोनेशन किया। और मुझे मैम इस बात की खुशी हुई कि जब ये 3-4 महीने बाद जब ये वापस घर गए, मतलब घर जा रहे थे, तो इन्होंने बोला कि भैया मेरी मम्मी रिकवर हो चुकी हैं और मैं जा रही हूँ, और मतलब जा रहा हूँ। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद इनके घर में शादियाँ भी थी। तो मतलब एक खुशी होती है कि मेरा जो खून है वो किसी दूसरे में जा कर के उसको लाभ पहुँचा रहा है। तो यही का मतलब हमारे जो समूह उसका टैगलाइन भी ये निस्वार्थ सहयोग सेवार्थ सहयोग,
ये हमारे मतलब उसका टैग लाइन भी है सहयोग समूह का। क्या बात है। और इसी के साथ में लक्ष्मण, मैं आपसे फिर भी एक बात जानना चाहती हूँ कि जब आपको ज़रूरत महसूस हुई थी कि आपको ब्लड की आपके मदर के लिए ज़रूरत है, उस समय परिस्थिति बड़ी क्वेश्चन मार्क वाली रहती है कि कौन मदद करेगा। जब आपके सामने एक तरीके से अंकित या उनका समूह जो था, सहयोग समूह आपके सामने आया कि ये एक समूह है या अंकित जी हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने में सबसे अच्छा महसूस होता है, तो लेकिन उस समय आप तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एक अपने ही घर की जो खास आपकी माँ हैं, आप उनकी जान बचाने के लिए जब आप परेशान हो रहे थे, तब आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे उस टाइम पे तो ब्लड की रिक्वायरमेंट्स थी ही, और माँ के लिए तो मुझे अच्छा खुद से भी नहीं लग रहा था कि मैं अपना ब्लड नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ पे अकेला था और मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे ज़्यादा वर्क पड़ जाता था, है ना। तो मैं भैया से कांटेक्ट तो किया ही था, ऑनलाइन फ़ोन किया था, और जो भी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंने भैया को सेंड किया था। भैया को सेंड करने के बाद भैया तो हमारी हेल्प कर रहे थे। जब हमें पता चला कि हाँ भैया ब्लड के लिए राज़ी हैं, मतलब आ जाएंगे, ब्लड डोनेट कर देंगे, मेरे को यूनिट तो ज़्यादा चाहिए था, 2 से 3 यूनिट चाहिए था, तो भैया तो आए थे। मैंने माँ को भी बताया था कि हाँ ब्लड का किसी भी तरह अरेंज हो गया है। मेरे पापा जी तो थे नहीं, वरना यहाँ तो कोई ना कोई अरेंज करता, और यहाँ पे मेरा कोई रिलेशनशिप भी नहीं था। तो मैं तो एक प्रकार से बहुत खुश हुआ था कि भगवान के रूप में मेरे को भैया से ऐड हुए, तो मेरे को ब्लड का तो अरेंजमेंट हुआ। उस टाइम पे ऑपरेशन पे कोई रुकावट भी नहीं आई थी, तो मम्मी का ट्रीटमेंट हो गया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अंकित, क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम ज़रूर जानेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जो मैं दर्शकों से करना चाहती हूँ, इससे पहले भी मैंने एक बार बोला कि मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश जो है उन लोगों की स्टोरी को कवर करने वाला है जो कि स्टार्टअप के क्षेत्र में अपना नाम कमाए हैं, जिन्होंने कुछ अलग किया है, भीड़ से हटकर कुछ नाम कमाया है, कुछ अलग किया है। उनकी स्टोरी को हम कवर करेंगे, जिन्होंने धरातल से काम करके अपने आप को ऊपर तक लेकर गए हैं। और ऐसी स्टोरी अगर आपके पास है, ऐसे स्टार्टअप की प्लान्स आपके पास में है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी स्टोरी आप भेज सकते हैं। कहाँ भेजेंगे? ddkbpl.cord@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं अपने विषय और नाम के साथ में, और हम सीधे आपसे जुड़ेंगे आपकी स्टोरी के साथ। इसी के साथ में अंकित, मैं आपसे जैसे कि बोला कि चैलेंजेस क्या होते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक काम के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलें सबसे पहले आ जाती हैं। तो क्या मुश्किलें आती हैं आज भी जब आप लोगों से जुड़ते हो, बोलते हो कि ब्लड की ज़रूरत है, तो कहाँ दिक्कत आती है? मैम चैलेंजेस तो आनी मतलब जायज़ है, क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं तो चैलेंजेस जब तक नहीं आएंगे तब तक मज़ा भी नहीं आता है उन चीज़ को करने में। और मैम मुझे भी मतलब मैंने लाइन पढ़ा हुआ है कहीं पर जो मुझे अच्छा लगता है कि काम ऐसा करो कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता भी ना चले। क्या बात है। तो मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि काम आसानी से करो, मतलब जो जेन्युइन व्यक्ति उसके तक मदद पहुँच जाए। तो ज़्यादातर मैम मैं तो सोशल मीडिया का उपयोग करता हूँ, और क्योंकि वहीं पर चैलेंजेस है तो समाधान भी वहीं पर है। तो चैलेंजेस जैसे ऐसा आता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है अगर मेडिकल हेल्प में। तो मेडिकल जो एजुकेशन है, जो मतलब छोटी मोटी होती है, उनकी भी जानकारी का अभाव है हमारे देश में। और लोग हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मैम कुछ जगह है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। एक तो हॉस्पिटल हो गया, पुलिस थाना हो गया, कोर्ट हो गया, तो उसमें से हॉस्पिटल एक जगह है। तो वहाँ पे जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि ब्लड की आवश्यकता है तो वही नहीं सोचेंगे आवश्यकता क्या है और किस ब्लड ग्रुप का है, बस ये बोलते हैं कि ब्लड की आवश्यकता है, आप ब्लड अरेंज करा दो। मेरे पास अभी भी फ़ोन्स आते रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमारे परिवार के लोग हैं तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैम कई बार मैं उनसे ये बोलता हूँ कि जब आप डोनेशन के लिए मतलब हॉस्पिटल आए हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 या 2 दिन में चले जाओगे। आप वहाँ पे रुको, आप इलाज कराओ, 7-8 दिन रहोगे, और जब इलाज चलता है किसी बड़े ऑपरेशन का तो घर से कोई ना कोई मिलने आता ही है। ये हम देखते हैं, ये इवन हम भी खुद जाते हैं। तो जब वो आते हैं तो आप उनसे ये विश्वास दिलाओ कि जब कोई व्यक्ति आएगा तो मैं डोनेशन करा दूंगा। तो ये एक चैलेंज दूर हो गया। दूसरा चैलेंज मैम ये आता है कि कई बार जैसे यूथ होता है जो कॉलेज गोइंग होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो आने जाने का एक्सपेंसेस बियर कर सके। और हमें ये भी ध्यान देना होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, 40-45 तक तापमान चला जाता है। ऊपर से वो 350 ml ब्लड भी देगा और ऊपर से वो कुछ खाने के लिए भी नहीं ले रहा है, क्योंकि हम जानते हैं रिफ्रेशमेंट में क्या मिलता है, एक बिस्किट और पेप्सी और चिप्स है, इसमें उसका रिकवर नहीं हो पाता है, तो उससे भी डर लगता है। तो हम कहते हैं कि आप इतना करा दो कि जो डोनर जा रहा है उसके लिए आप कैब की व्यवस्था करवा दो आने जाने की, कम से कम इतना तो आप करा सकते हो। और अगर तो ये अगर करा देते हैं तो हम भेज देते हैं, या कई बार डोनर जो होता है मना कर देता है कि नहीं हम कर लेंगे, जो कर देता है वो उसके लिए बोल देते हैं, और जो नहीं करा पाता हम उनके लिए। जैसे अभी एक 2 दिन पहले का ही केस है, एक हॉस्पिटल का, संक्षेप में हम चाहेंगे।
मैम उनका ओ नेगेटिव था और ओ नेगेटिव बहुत रेयर ग्रुप होता है। तो मुझे मैंने स्टेटस लगाया, एक मित्र ने बताया कि भैया मैं IISER में हूँ जो कि बहुत दूर है, वहाँ से मुझे आने की व्यवस्था करवा दो तो मैं आ जाऊँगी डोनेशन करने के लिए। तो मैंने अटेंडर से पूछा, मैंने यही बोला कि आप अगर उनका आने जाने की व्यवस्था करा देते हो तो आपको ओ नेगेटिव ब्लड का डोनर मिल जाएगा। अब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो एक चैलेंजेस ये भी हो जाता है हमारे लिए। बिल्कुल, यानी कि अगर नेक काम के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब आप में सूझबूझ होना चाहिए कि आप इमीडिएटली उन परेशानियों को कैसे साइड करके लोगों की मदद भी कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं भी आपको बोलूँगी कि अगर आप समाज के कल्याण के लिए उनके साथ जुड़ते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन हो, एजुकेशन हो या किसी भी विषय पे आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो अलग ही संतोष मिलता है जीवन में। और जिस तरीके से अंकित सिंह भी लगातार सहयोग समूह के साथ मिलके लोगों की मदद कर रहे हैं और उसी के तौर पे हमारे साथ में लक्ष्मण गुप्ता जी लाभार्थी के तौर पे आज हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में साझा किए, उनको हम धन्यवाद करते हैं। अंकित सिंह को हम धन्यवाद करते हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से समाज की आप लगातार मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित और लक्ष्मण आप दोनों का। थैंक यू। तो दर्शकों, यहाँ पर जो आज का जो हमने विषय जिस पे हमने चर्चा करी थी बहुत खास था। इसी के साथ में हमने एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाया, अंकित सिंह से, जिन्होंने लगातार समाज के लिए काम किया, चाहे ब्लड डोनेशन हो, एजुकेशन हो या अन्य कोई भी विषय हो। ऐसे ही विषय पे लगातार नमस्कार MP आपके बीच में आता है और हम लेकर आते हैं सोमवार से लेके शनिवार 12 से 1 के बीच में। लेकिन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।